Department of History, Government College, Zahrabad. लेक्चरर नाम मोहम्मद तनवीर। आज डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज जहराबाद, लेक्चरर नाम मोहम्मद तनवीर। तो आज हम जो क्लास शुरू करेंगे, आज का उन्वान जो है, आज का तारीख अपने सेट का जो उन्वान है, उन्वान जो है कदीम और वस्ती तारीख़ हिंद के माक़ज़। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, फर्स्ट ईयर सिलेबस में से एक चैप्टर लिए हैं, इसमें से कदीम और वस्ती तारीख़ हिंद के माख़ज़। अब माख़ज़ देखिए किसे कहा जाता है, तारीख़ के एतबार से माख़ज़ बहुत ज़रूरी है, और माख़ज़ के ज़रिए ही हम किसी दौर की तारीख़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो इसमें जो है कदीम और वस्ती तारीख़ी हिंद के माख़ज़ में दो माख़ज़ बतलाए गए हैं। दो माख़ज़ में से एक है अदबी माख़ज़, दूसरा है दूसरा जो है आसार खदीमा। आसार खदीमा अदबी माख़ज़। अब ये दो पे सारी तारीख मुनस्सिर हो सकती है। कदीम दौर में, वस्ती दौर में भी इसी पे मुनस्सिर होती है। जदीद दौर में बहुत सारे माख़ज़ात मिलते हैं हम लोगों को, लेकिन कदीम और वस्ती दौर में जो है अदबी माख़ज़ बड़े अहम है तारीख़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और तारीख़ को जानने के लिए। उसके बाद आसार ख़दीमा भी बड़ी अहमियत रखती है। अदब से भी ज़्यादा इसकी अहमियत है आसार ख़दीमा की। आसार ख़दीमा में जो है उस दौर की इमारतें हैं, उस दौर की तामीरात हैं, उस दौर के क्या बोलते हैं उनके इस्तेमाल की हुई अशिया है, ज़रूफ़ है, ये तमाम चीज़ें हैं आसार ख़दीमा में लिए जाते हैं। इसलिए इस दौर में जो है कहा जाता है कि तारीख़ प्रोफेसर A.N. शास्त्री कहते हैं कि तारीख़ का मुतालिया, तारीख़ का पूरा दारोमदार जो है, पूरे का पूरा दारोमदार जो है माख़ज़ पर मुनहसिर है, माख़ज़ों पर मुनहसिर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माख़ज़। तो आज हम जो है कदीम और वस्ती तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे, अदबी माख़ज़ और आसार ख़दीमा के माख़ज़। तो जाहिर सी बात है, तारीख़ जो है, तारीख़ के माने, तारीख़ का जो लफ्ज़ लिया गया है वो यूनानी लफ्ज़ है, हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसके माने तहक़ीक़ के या जानने के या मालूमात या इल्म हासिल करने के हैं। तहक़ीक़ के या जानने के या इल्म हासिल करने के है। और ये इसलिए A.N. शास्त्री लिखते हैं कि अपनी किताब में A.N. शास्त्री कहते हैं कि तारीख़ का मुतालिया जो है तकरीबन पूरे का पूरा जो है वो माख़ज़ों के रहम व करम पर है। माख़ज़ ज़रूरी है, माख़ज़ के ज़रिए ही हम किसी दौर की तारीख़ समझ सकते हैं। तो अहद कदीम की तारीख़ माख़ज़ों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ओहद कदीम की तारीख़ को के माख़ज़ों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक अदबी माख़ज़ है, एक आसार ख़दीमा माख़ज़ है। तो अदबी माख़ज़ों में मक़ामी और गैर मुल्की अदब दोनों शामिल हैं। अब अदब ज़ाहिर सी बात है, अदब किसे कहा जाता है, जो लिटरेचर होता है, उस दौर की जो तहरीर होती है, उस दौर के जो किताबें होती हैं, उस दौर के जो दस्तावेज़ात होते हैं, उस दौर के जो जितने भी तहरीरें किसी पे भी लिखी हुई हो, चाहे कौन किए हुए हो, ये तमाम तहरीर अदबी माख़ज़ों में लिया जाता है। तो अदबी माख़ज़ जो है
एक मुल्की होते हैं, दूसरा गैर मुल्की होते हैं। तो मकामी अदब अलग है और गैर मुल्की अदब अलग है, ये दोनों को शामिल किया जाता है अदबी माखज में। और मकामी अदब मजहबी और गैर मुल्की दोनों पर मुश्तमिल है। मकामी अदब जो है मजहबी किताबें, मजहब उस दौर की मजहबी किताबें ज़्यादा थी, तो जाहिर सी बात है मजहबी किताबों, मजहबी और गैर मुल्की अदब दोनों पर मुश्तमिल है मकामी अदब। इसके अलावा मजहबी अदब के में ब्राह्मण की तालीमात जो थी, ब्राह्मण के दौर की जो रसूमात थी, वो तहरीरों में जो मिलती है, ब्राह्मण है, बुद्ध मत है और जैन मत अदब है। ये ब्राह्मण अदब से अलग से है, बुद्ध मत अदब अलग है, जैन मत अदब अलग है। इन तीनों को तकसीम किया जा सकता है। इन अदबों के जरिए भी हम उस दौर के समाजी, तमद्दुनी और माशी हालात, तर्ज ज़िंदगी के हालात को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ब्राह्मण अदब और बुद्ध मजहब अदब और जैन मत अदब, ये यूनानी। इसके अलावा गैर मुल्की में जब हम देखते हैं, गैर मुल्की अदब में जो है चीनी ज़बान में लिखा गया अदब है, अरबी ज़बान में लिखा गया अदब है, फारसी ज़बान में लिखा गया अदब है, यूनानी ज़बान में लिखा गया अदब है। ये फारसी ज़बान एक्चुअली जो है ईरान से आई हुई थी, तो बाद में हिंदुस्तान में भी उसे अपनाया गया था, लेकिन ये अदब हम फारसी में भी मिलता है, यूनानी ज़बान में मिलता है, चीनी ज़बान में मिलता है, अरबी ज़बान में मिलता है। ये जितने भी हमको ये तहरीरें जितनी ज़बानों में मिलती है, वो गैर मुल्की अदब में शामिल किया जाता है। तो अदबी माखज़ को दो हिस्सों में इसलिए तक़सीम किया है, मकामी अदब है, गैर मुल्की अदब है। मकामी अदब में मजहबी किताबें हैं, तो इसके अलावा दूसरी किताबें भी थी। और गैर मुल्की ये जो ज़बान बताया गया आपको, चीनी ज़बान है, यूनानी ज़बान है, अरबी ज़बान है, ये भी गैर मुल्की अदब में शामिल किया जाता है। तो अदबी माखज़ में जो है क़दीम तारीख़ हिंद के ताल्लुक़ से मजहबी और गैर मजहबी अदब से हमें बहुत कुछ मालूमात होती है। यानी कि ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि क़दीम और तारीख़ हिंद के एतबार से, क़दीम तारीख़ हिंद के ताल्लुक़ से हमें मजहबी और गैर मजहबी अदब से हमें बहुत कुछ मालूमात होती है। यानी कि ये अदब के जरिए हमें बहुत कुछ मालूम हो जाता है, जैसे कि रागवेद है, सामवेद है, अजरवेद है, अथर्ववेद है। ये चार जो वेद बतलाए गए हैं, इन चार वेदों में भी हम उस दौर की तहजीब को समझ सकते हैं, उस दौर की तहजीब को पढ़ सकते हैं, उस दौर की तहजीब को जान सकते हैं, उस दौर की तर्ज ज़िंदगी क्या थी, माशी ज़िंदगी किस तरह से थी, लोगों की मईशत किस पर मुनस्सिर थी। ये हमको ये जो चार मजहबी किताबें, ये हिंदुओं की चार मजहबी किताबें हैं, रागवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनसे भी हमको उस दौर की मालूमात हासिल होती है। मसलन इनका रहन सहन क्या था, तर्ज ज़िंदगी क्या थी, और तारीख़ कार हुकूमत किस तरह से करते थे, और हुकूमत नज़्म किस तरह से, मैनेजमेंट किस तरह से थे, ये तमाम हमको उसके किताबों के जरिए मिलते हैं। ये मुकामी अदब कहलाते हैं। इसके अलावा रामायण महाभारत के दौर के रामायण और महाभारत के दौर में तमद्दुन और किस तरह तक सियासी हालात का पता चलता है। रामायण और महाभारत जब हम मुतालिया करते हैं या फिर उस टीवी सीरियलों में हम जब देखते हैं, तो जाहिर सी बात है उस दौर की तमद्दुन के ताल्लुक से, उस दौर की सियासी हालात के ताल्लुक से, किस हद तक सियासी हालात थे, किस तरह से पता चलता है, ये सारे पता हमको उनके मजहबी किताबों से चलता है। जाहिर सी बात है रागवेद होंदे, सामवेद होंदे, यजुर्वेद होंदे, अथर्ववेद होंदे, रामायण होंदे, महाभारत होंदे, ये सारी की सारी जो है हिंदुओं की मुकद्दस किताबें तस्वुर की जाती है। इन किताबों से उस दौर की तारीख का पता चलता है। 18वीं सदी कबल मसीह तक आर्यों ने दरियाए गंगा जमुना के किनारे अपने कबीले बसाने शुरू कर दिए थे। 18वीं सदी के इब्तिदाई दौर में, चाहे 18वीं सदी के कबल मसीह ईस्वी कबल मसीह तक जो है आर्यों ने दरियाए गंगा के जमुना किनारे और उसके आतराफ अपनी कई छोटी बड़ी रियासतें कायम करनी शुरू कर दी थी। रियासतों से मतलब कबीले कायम करनी शुरू कर दिए थे। तो आर्य जो बाहर से आए थे, जाहिर सी बात है ये हमलावर थे, हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे शुमाली हिंद में सिंध के रास्ते से। तो ये जो है दरियाए गंगा जमुना के किनारे जो है अपनी बस्तियां बसाने शुरू की, अपनी रियासतें बसाने शुरू की है। और इनके दरमियान आपसी लड़ाइयाँ होती थी इक़्तिदार को लेकर, अपनी तहजीब को लेकर, और किसी वसी सल्तनत का वजूद नहीं था, किसी भी वसी सल्तनत का वजूद नहीं। ये आर्य जो थे छोटी छोटी रियासतों में मुनक़सिम थे, छोटे छोटे कबीलों में मुनक़सिम थे, ये आपस में लड़ाई झगड़े में मशगूल रहते थे। लेकिन उस दौर में कोई वसी सल्तनत का वजूद का कोई पता नहीं चलता, यानी कोई बड़ी सल्तनत नहीं थी। इसके अलावा जो है समाज में तबक़ेवारी तकसीम थी, और तकसीम जो है वसी थी, वो भी इतना दिया था कि तकसीम जो है वसी पैमाने पर थी। एक दूसरे के दरमियान इतने फासले थे कि वो एक दूसरे से मिलते, देहात और तबक़ात बनाने के लिए और इनके नशाइंदगी और हिफाजत का इंतजाम क्या किया गया, ये तमाम जो है हमारे आर्यों की तहजीब से पता चलता है। शादी ब्याह के ताल्लुक से भी ये कहा जाता है कि उस दौर में, आर्यों के दौर में जो है स्वयंवर की रस्म
स्वयंवर का रस्म अंजाम दी जाती थी। स्वयंवर की रस्म किसे कहा जाता है? मजमुए में दुल्हन अपने दूल्हे को मुंतखब करती थी, उसे हार पहनाती थी, उस रस्म को जो है स्वयंवर की रस्म कहा जाता है। तो ये तमाम जो मालूमात हमको होती है वो अदबी माखज़ से मालूम होती है, मुकामी अदब से मालूम होती है। तो ये स्वयंवर के अलावा कदीम तारीख के माखज़ों में धर्म शास्त्र भी बड़ी अहम है। चार शास्त्र, चार वेद बताए थे। चार वेद के अलावा रामायण महाभारत भी बताए थे। इसके अलावा कदीम हिंदुस्तानी तारीख के मुतालिए को जानने के लिए धर्म शास्त्र की वो भी बड़ी अहमियत हासिल है। धर्म शास्त्र जो है हिंदुओं की एक मुक़द्दस किताब कही जाती है, या हिंदुओं के धर्म शास्त्र जो है हिंदुओं के ताल्लुक से तमाम मालूमात फराहम होती है। तो उस दौर की तहजीब और तमद्दुन के ताल्लुक से भी हमको मालूमात हासिल होती है। दरअसल हिंदू समाज के हालात और मालूमात के ताल्लुक से रोशनी डालते हैं, एक जो इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी के तौर तरीक़ों की नशाइंदी करते हैं। यानी कि धर्म शास्त्र में जो है हिंदू समाज के हालात और मामलात के ऊपर रोशनी डालती है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र से मालूम होता है कि उस दौर में हिंदू मजहब किस तरह से थे, उनके मामलात किस तरह से थे, उनका ताल्लुक पर रोशनी डालती है, और इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी के तौर तरीकों पर भी ये रोशनी डालती है। इसके अलावा धर्मशास्त्र के बाद अदबी माखज़ में पुराण जो है ये भी हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों को कहा जाता है। पुराण तो पुराण जो है 18 पुराण है। किताब के इस अहद के सियासी हालात का पता चलता है, और इसके अलावा इनमें कदीम शहरों के नाम, दरियाओं, पहाड़ों के जिक्र भी मिलता है। यानी कि जो पुराण किताब है, पहले 4 वेद है, उसके धर्मशास्त्र है, उसके बाद पुराण है। पुराण भी ये हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है। इसके जब हम पुराण का मुतालिया करते हैं तो पुराण के मुतालिए से हम उस दौर के कदीम दौर के शहरों के नाम का पता चलता है, और दरियाओं के नाम का पता चलता है, दरियाओं का पता चलता है, पहाड़ों का पता चलता है, सारा जिक्र है पुराणों में मिलता है। बुद्ध अदब, अब आइए हम इससे पहले बताया था कि मजहबी अदबों में ब्राह्मण अदब, बुद्ध मत अदब और जैन मत अदब। तो अब आइए हम बुद्ध मत अदब। तो ये सारे जो है धर्मशास्त्र होंगे, महाभारत होंगे, या फिर रामायण होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद जो है ब्राह्मण अदब में शुमार किए जाते हैं। तो ब्राह्मण अदब के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे आते हैं बुद्ध अदब के जरिए भी हमको उस दौर की तारीख का पता चलता है, और जाति क्या कहानियों पर मुश्तमिल बुद्ध अदब जो है कहानियों पर मुश्तमिल है। कौन सी कहानियों पर? तिरंगा और जाति का बोल के कहानियों पर मुश्तमिल है, और ये इन वाक़यात पर रोशनी डालती है जिन पर ब्राह्मण अदबों ने नजरअंदाज कर दिया था। यानी कि बुद्ध अदब जो था, बुद्ध मत का जो अदब था, वो कहानियों पर मुश्तमिल था। ये कहानियां जो उन वाक़यात पर रोशनी डालती है, उन वाक़यात को बयान करती है जिन्हें ब्राह्मण अदब ने मुस्तरद कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। ब्राह्मण उसको नहीं बयान करते थे, ब्राह्मण उसका जिक्र नहीं करते थे अपनी किताबों में, अपने वाक़यात में, अपने तर्ज जिंदगी में, अपने माशरती जिंदगी में, अपनी समाजी जिंदगी में उसका जिक्र नहीं करते थे। वही बातों को, वही कहानियों को बुद्ध मत बयान करता था। और खास तौर पर गौतम बुद्ध के दौर के वाक़यात इन किताबों में काफी मवाद मिलता है। यानी कि खास तौर पर जो है गौतम बुद्ध जो है बुद्ध मजहब के बानी थे गौतम बुद्ध, ये तो मालूम है आप लोगों को। तो गौतम बुद्ध के दौर के वाक़यात, उन किताबों का काफी मवाद हमें बुद्ध अदब में पढ़ने को और देखने को मिलता है। तो ये बुद्ध अदब से भी हमको हिंदुस्तान की तारीख, कदीम तारीख का पता चलता है, वस्ती तारीख का भी पता चलता है। तो इसके अलावा आइए चीनी अदब। अब बुद्ध मत अदब के बाद चीनी अदब भी हिंदुस्तानी तारीख पर बड़ा गहरा असर डाले हैं, और चीनी अदब में इस अहद के बारे में काफी मालूमात इकट्ठा की गई है। यानी चीनी अदब में भी जो है हिंदुस्तान की कदीम तारीख और वस्ती तारीख के ताल्लुक से ये जितने हम अदबों का जिक्र कर रहे हैं, किताबों का जिक्र कर रहे हैं, ये अदबी माखज़ में लिए जाते हैं। तो चीनी अदब के जरिए भी हमें काफी हद तक मवाद मिलता है हिंदुस्तानी तारीख को समझने के लिए, हिंदुस्तानी तारीख को पढ़ने के लिए। और इस अदब में एक नाम है बारविंगा शामिल है, यानी चीनी अदब में बारविंगा शामिल है। उसके बाद आइए अब ये हम लोगों ने जिक्र किया है मजहबी अदब के ताल्लुक से। अब सेकुलर अदब क्या होता है? तो जाहिर सी बात है सेकुलर अदब में मजहब का जिक्र नहीं आता, सिर्फ समाज की तमद्दुनी, समाज का जिक्र आता है, सियासी हालत का जिक्र होता है। तो अब तक हम जितना मुतालिया किए हैं वो मजहबी अदब था। जितने भी वेद बोला हूँ मैं, धर्मशास्त्र बोला हूँ, महाभारत, रामायण बोला हूँ, ये चीनी अदब होंगे, बुद्ध मजहब, ये तो सारे के सारे जो है मजहबी अदब में लिया जाता है। अब आइए सेकुलर अदब जो है गैर मजहबी अदब में भी ऐसी ही बहुत किताबें, जिनमें यानी कि सेकुलर अदब में भी ऐसे ही बहुत किताबें जिस तरह से अपने मजहबी अदब में थी। तो उस दौर में कदीम तारीख वाक़यात का जिक्र मौजूद है। सेकुलर अदब में भी यानी कि उस दौर में मजहब का जिक्र, सेकुलर यानी कि किसी मजहब का जिक्र नहीं आता था, बल्कि समाजी हालात जिंदगी के
के ऊपर और सियासी हालात ज़िंदगी के ऊपर, माशी हालात ज़िंदगी के ऊपर ये किताबें लिखी जाती थी। इन किताबों को सेकुलर अदब कहा जाता है। इनमें चंद तो सुहाने उमरी है। सुहाने उमरी तो बताया था इससे पहले, लास्ट क्लास में हम बताए थे सुहाने उमरी किसे कहा जाता है। जो किसी की जिंदगी पर लिखी जाने वाली किताब जो होती है वो सुहाने उमरी होती है। सुहाने उमरी जैसे कि कौशल्य की अर्थशास्त्र वगैरह किताबें, और उसकी और उस दौर की आवाम और हालात के बारे में मालूमात हासिल करने का अहम जरिया है। यानी कि सुहाने उमरी जो है कौशल्य की अर्थशास्त्री के बारे में किताबें हैं ये, और उस दौर की आवाम के हालात के बारे में मालूमात हासिल करने के अहम जरिए है ये सेकुलर अदब। अब आइए बैरूनी मुल्क के तसानीफ। तो जाहिर सी बात है, अब बैरूनी मुल्क में क्या था, बैरूनी मुल्क में जो है आपको हज़रत खदीम से बहुत से गैर मुल्की मुख्तलिफ ममालिक से हिंदुस्तान के लिए सैर किए। यानी कि गैर मुल्की तसानीफ में, गैर मुल्की अदब में बहुत सारे गैर मुल्की सहिया जो थे। सहिया यानी कि उस दौर में लोग सैर व तफरी के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क आते थे, और उस मुल्क का, जिस मुल्क में जाते थे उस मुल्क के तमाम हालात का जिक्र अपनी किताब में लिखते थे। तो गैर मुल्की ये जो किताब लिखते थे, ये लोग सहिया जो किताब लिखते थे वो गैर मुल्की अदब या गैर मुल्की तसनीफ कहा जाता है। तो औज़ खदीब में भी बहुत सारे ऐसे सहिया हिंदुस्तान आए हैं और अपने उस दौर के हालात को अपनी किताब में लिखे हैं, शामिल किए हैं, और वो हिंदुस्तान की सैर के लिए आया करते थे। इनमें से अक्सर तसानीफ तीन हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। यानी कि जितने सहिया आए थे उनकी तसानीफ को, उनकी किताबों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है अक्सर। तो 3 हिस्सों में कौन से देखो, यूनानी मौरखीन किसे कहते हैं आपको बता चुका हूं मैं। तो मौरख जो है तारीख लिखने वाले को मौरख कहा जाता है, यूनानी मौरख है। दूसरा जो है चीनी सैयाह है, और तीसरा जो है चीनी सैयाह भी है, और तीसरा जो है अरबी सैयाह यानी कि चीनी मौरख, अरबी मौरख। पहला जो था यूनानी मौरख, और यूनानी मौरख में सबसे अहम जिक्र जिसका आता है वो सिकोलस जो है पहला यूनानी अदीब था। यानी कि सिकोलस एक सैयाह था, वो हिंदुस्तान आया था और वो एक अदीब था। वो उसके अलावा मेगाथीन्स की मशहूर तसनीफ इंडिका में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसके दौर के हालात के बारे में काफी मालूमात मिलती है। यानी कि सिकोलस जो है, मेगाथीन्स भी एक सैयाह है, वो उसने किताब लिखी थी इंडिया किताब में। जब हम इंडिया किताब का मुतालिया करते हैं, ये चीनी सैयाह था, सॉरी यूनानी सैयाह था। तो यूनानी सैयाह जो है मेगाथीन्स ने इंडिया किताब में हिंदुस्तान के जब वो दौरा किया था हिंदुस्तान का, जब वो हिंदुस्तान आया था, उस वक्त हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत थी, चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के उस दौर के हालात के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ मालूमात दी है तारीख मौरखीन को और तारीखदान को, और उसकी किताब से काफी हमें मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा हेरी प्लस का एक सैयाह था जो हिंदुस्तान की मशरिकी और मगरबी साहिल पर होने वाली तिजारत और दरामद और बरामद के बारे में उसने लिखा था। हेरी प्लस भी एक सैयाह है। तो यूनानी सैयाहों में 3 का जिक्र आया, एक सिकोलस था, एक मेगाथीन्स था, और एक हेरी प्लस बोल के था। हेरी प्लस जो मशरिकी और मगरबी साहिलों पर होने वाली तिजारत पर उसने रोशनी डाली है और दरामद और बरामद पर जिक्र किया है अपनी किताब में। उसके बाद आई चीनी सैयाह जो है चीनी सैयाह में काबिल जिक्र नाम है। चीनी सैयाह जो है एक मजहबी मकसद को लेकर हिंदुस्तान आए थे। चीनी सैयाह में तरफ से कहा जाता है कि ये एक मजहबी मकसद को लेकर हिंदुस्तान आए थे। इसमें फाहियान एक सैयाह है, चीनी सैयाह है फाहियान। दूसरा जो है हेवनसंग बोल के एक है, हेवनसंग एक सैयाह है। तीसरा जो है स्टांटिंग बोल के एक सैयाह है। ये 3 अहम चीनी सैयाह जो है आए थे। हेवनसंग जो सेहत और सेहत में शहजादा कहा जाता है, हेवनसंग को बड़ी अहमियत है। इसलिए चीनी सैयाहों में सबसे ज्यादा अहमियत जिसको दी जाती है वो हेवनसंग को दी जाती है, और वो राजा हर्षवर्धन के जमाने में हिंदुस्तान आया था। तो जब चीनी सैयाह आया था हेवनसंग, उस वक्त हिंदुस्तान में राजा हर्षवर्धन की हुकूमत थी। जबकि मेगाथीन्स इंडिया जो किताब लिखा है उसमें किसका जिक्र मिलता है अपना को, चंद्रगुप्त का मिलता है, चंद्रगुप्त का मिलता है। तो चंद्रगुप्त के हालात जिंदगी, चंद्रगुप्त के नज़्म के बारे में, और चंद्रगुप्त के सियासी हालात के बारे में, उसके जिंदगी के वाकयात के बारे में, उसके जंगों के बारे में मेगाथीन्स की किताब इंडिका में मिलता है। जबकि चीनी सैयाह जो हेवनसंग जब आया था उस वक्त हिंदुस्तान में हर्षवर्धन के दौर चल रहा था, हर्षवर्धन हुकूमत था हिंदुस्तान में। उसने हिंदुस्तान के जामिया नंदा यूनिवर्सिटी
बिहार में बुद्ध मत की तालीम हासिल की थी। यानी कि हेमंत संघ जो है जब हिंदुस्तान आया, हर्षवर्धन की हुकूमत थी, हर्षवर्धन के दौर में उसने नंदा यूनिवर्सिटी बोलती थी जो बिहार में है, जामिया जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को, जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को, तो नंदा यूनिवर्सिटी में वो दाखिला लेता है और बुद्ध मत की तालीम हासिल करता है हेमंत संघ। उसको राजा हर्षवर्धन की सरपरस्ती हासिल थी, यानी कि हेमंत संघ को राजा हर्षवर्धन सरपरस्तित कर रहा था, उसकी पूरा रहना सहने का जो भी रहता, मतलब जो भी होता है वो हर्षवर्धन उसकी देखभाल करता था हेमंत संघ की, और वो वहाँ रहकर नंदा यूनिवर्सिटी में रहकर बुद्ध मत की तालीम हासिल कर रहा था, जिसके असर से, यानी कि हेमंत संघ के असर से जो है बाद में हर्षवर्धन जो है बुद्ध मत मजहब को इख्तियार करता है, बुद्ध मजहब को इख्तियार करते हैं हर्षवर्धन। उसने अपने सफरनामे में हिंदुस्तान की सियासी, तहजीबी और तमद्दुनी पर रोशनी डाली है। यानी कि हेमंत संघ जो है अपना सफरनामा जो लिखा है, जो सफरनामा जो होता है वो गैर मुल्की अदब होता है, याद रखिए गैर मुल्की अदब होते हैं। तो गैर मुल्की अदब सफरनामे में उसने हिंदुस्तान की सियासी हालत के बारे में, तहजीबी हालत के बारे में, तमद्दुनी हालत के बारे में रोशनी डालता है हेमंत संघ। उसके बाद आए अरबी सहिया, ये अरबी मौरिख कह सकते हैं, अरब से आने वालों को अरबी मौरिख कहते हैं या अरबी सहिया कहते हैं। इन अरबी सहियाओं में तमाम अरबों में सबसे जो है काबिल जिक्र जो नाम आता है वो अल बेरूनी सहिया। ये अल बेरूनी सहिया जो था वो अरबी वो जो है अरब से आया था, तो उसने जो मशहूर गुजरा है अल बेरूनी, उसने हिंदुस्तान की समाजी, सियासी, उलूम और मजहब के बारे में निहायत तफसील से लिखा है अपनी किताब में। यानी कि अल बेरूनी ने हिंदुस्तान की समाजी हालात के बारे में, हिंदुस्तान की सियासी हालात के बारे में, हिंदुस्तान के दीगर जितने उलूम है उनके उलूम के बारे में और यहाँ के मजहब के बारे में तफसील से अपनी किताब में लिखा है, तफसील से उस पर रोशनी डाली है। अल बेरूनी ने सुल्तान मोहम्मद गजनवी, अलबेरो ने सुल्तान मोहम्मद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था। तो गजनवी का जो दौर रहा है वो भी बड़ा अहम है, उसकी तारीख हम पिछले से पढ़े हैं शायद। तो अलबेरूनी जो है ये अरब था, अरब से आया थे, तो मोहम्मद गजनवी भी अरब से आए थे। तो मोहम्मद गजनवी के दौर में ही अलबेरूनी हिंदुस्तान आया था और उसने संस्कृत जबान और मुल्क हिंदुस्तान के तमाम उलूम फनून का मुशाहिदा किया था। यानी कि अलबेरूनी जो था वो संस्कृत जबान, हिंदुस्तान की जो जबान थी वो संस्कृत जबान थी, तो संस्कृत जबान पर रिसर्च किया, संस्कृत जबान पर तहकीक की अलबेरूनी, और इसके अलावा हिंदुस्तान के तमाम उलूम फ़नून का तफसीली जायज़ा लिया है, मुशाहिदा किया है, और यहाँ के इल्म के ताल्लुक से उसने अपनी पूरी किताब, उसने किताब लिखी थी जिसका नाम था तहकीक हिंद। तहकीक हिंद में ये तहकीक हिंद किताब जो थी वो अलबेरूनी ने लिखी थी जो अरब सैय्यद था। तो तहकीक हिंद में उसने हिंदुस्तान की संस्कृत जबान का भी जिक्र किया है, दीगर उलूम का भी जिक्र किया है। यानी कि दीगर उलूम से तिब्बी उलूम है, जैसा कि फल्कियाती उलूम है, और जैसा कि इल्म उमरनियात है, ये तमाम उलूम का जिक्र उसने अपनी किताब तहकीक हिंद में किया है। और किताब में मोहम्मद गजनवी के हालात, मोहम्मद गजनवी के दौर के हालात का तफसीली तौर पर भी उसने जायजा लिया था। अलबेरूनी अपनी किताब तहकीक हिंद में महमूद गजनवी के दौर के तफसीली हालात का जायजा लिया था, तफसीली वाक़यात को तफसील से बयान किया था। तो ये थे अदबी माखज़। अदबी माखज़ों में दो हिस्से किए गए थे, एक मुल्की अदब, एक गैर मुल्की अदब। गैर मुल्की अदब में जो थे वो मजहबी अदब भी था, गैर मुल्की अदब में मजहब सेकुलर अदब था। तो इस तरह से ये चलता रहा। उसके बाद आसार खदीमा, आसार खदीमा में ये दूसरा पेशा है। आसार खदीमा भी अदब से ज़्यादा अहमियत रखता है किसी भी मुल्क की तारीख को पढ़ने को, किसी मुल्क की तारीख को समझने के लिए आसार खदीमा में बड़ी अहमियत रखता है। आसार खदीमा दरअसल गुज़िश्ता दौर की यादगारों का मुतालिया है। यानी कि आसार खदीमा जो है गुज़िश्ता दौर की, गुजरे हुए दौर की यादगारों का। अब यादगार ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारी इमारतें होती है उस दौर की, महल होते हैं, मंदिरें होती है, उनके इस्तेमाल किए हुए साजो सामान होते हैं, उनके इस्तेमाल किए हुए हथियार होते हैं। ये तमाम जो है गुज़िश्ता दौर की यादगार का मुतालिया जो है आसार खदीमा पर मुनहसर है। ये मुतालिया अदबी ज़राए की तस्दीक करता है। ये जो आसार खदीमा जो है, आसार खदीमा मुतालिया जो है अदबी ज़राए यानी कि अदबी माखज़ की तस्दीक करता है। तारीख का ये माखज़ अदबी माखज़ के बनिस्बत ज़्यादा अहमियत रखता है। तारीख का ये माखज़ जो माखज़ आसार खदीमा अदबी माखज़ के बनिस्बत ज़्यादा अहमियत रखता है।
इन माखाजों को 3 दर्जों में तकसीम किया है, 3 हिस्सों में तकसीम, यानी आसार कदीमा को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा जो है कुन तहरीरें एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो है अहद ज़माने के सिक्के, उस दौर के सिक्के, दूसरा हिस्सा। क्यों आसार कदीमा को 3 हिस्सों में किस तरह से तकसीम कर रहे हैं? एक हिस्से को क्या दिया है? कुन किए हुए तहरीरें, और दूसरा जो हिस्सा है वो है उस दौर के सिक्के, तीसरा जो हिस्सा है वो मुख्तलिफ किस्म की यादगारें। तो अब आइए हम तीसरे से मुख्तलिफ किस्म की यादगारों के बाद जाते हैं। कुन किए हुए तहरीरें किसे का कुन किए हुए तहरीर किसे कहा जाता है? कुन किए हुए तहरीर ये रहेंगे, इससे मुराद जो है कुन किए हुए तहरीर से मुराद जो है कदीम जमान में पत्थर, तांबा या किसी धात पर वगैरह पर जो तहरीर की जाती थी उसको कुन की हुई तहरीर कहा जाता था, और उसको इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर या तांबा, लोहा, दूसरे किसी को से भी धात होंगे वो जो है कुन करवाने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये इसके अलावा मिसाल के तौर पर अशोक के कुन करवाए गए तहरीरों से हमें उसकी सल्तनत के दौर के पड़ोसी ममालिक से क्या कैसे ताल्लुक रखते हैं उसका पता चलता है। अशोक के कुतबात से, अशोक ने जो कुतबात होंगे कुन के तहरीरों होंगे, तो उसकी तहरीरों से हमें उसकी सल्तनत के बारे में, उसकी नज़्म के बारे में, और उसके साथ पड़ोसी रियासतों के क्या कैसे ताल्लुकात थे, उसकी सारी तफसील हमको उसके कुतबों से, उसके कुन किए हुए तहरीरों से पता चलता है। मजहबी अकायद क्या थे और उसके अंदाज़ फिक्र के बारे में मालूमात हासिल होती है। यानी कि कुन किए तहरीरों से अशोक के बारे में अगर हम मिसाल लेंगे तो जाहिर सी बात है उसके ताल्लुकात दीगर रियासतों से किस तरह से थे, उसकी सल्तनत के वाक़यात किस तरह से थे, और मजहबी अकायद के बारे में किस तरह से नजरिया रखता था, उसका अंदाज़ फिक्र किया था। ये तमाम मालूमात जो है हमारे को कुन की हुई तहरीरों से पता चलता है। तो कुन की हुई तहरीर किसे कहा जाता है? जो किसी धात पर लिखी गई तहरीर को कुन की हुई तहरीर कहा जाता है। इसलिए समंद्रगुप्त के अहद के कुतुबे जो एक सुतून पर कुन करवाया गया था इलाहाबाद में बरामद हुआ, जिससे मुतालिक से इसकी फतवात का पता चलता है। यानी कि समंद्रगुप्त के जब खुदवाइयां की गई है तो समंद्रगुप्त के दौर के कुतबा जो कुन किए हुए एक सुतून मिला है, या फिर एक सुतून कहते हैं पिलर को, सुतून मिला है। तो उस पिलर पर जो कुन किए हुए तहरीर है, जब उसका ये पिलर कहाँ मिला? इलाहाबाद में मिला था। तो इसकी जब तहरीर पढ़ी गई तो उसकी फतवा समंद्रगुप्त की फतवाहत के बारे में मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी मालूमात होती है। और जमाने में सिक्के भी थे, सिक्के जब जारी किए जाते थे तो सिक्कों पर भी उस दौर के हालात बयान होते थे, और उस दौर के किस बादशाह के सिक्के थे, किस दौर के सिक्के थे, सिक्के की क्या अहमियत थी, और सिक्के के जरिए से भी हम उस दौर की तारीख को पढ़ने में मदद मिलती है। उसके बाद कदीम इमारतें भी जो बड़ी अहम है। तो सिक्कों के बाद ये आसार कदीमा में लिए जाते हैं सिक्के। हर बादशाह, हर हुक्मरान अपने दौर में अलग अलग सिक्के जारी किए हैं। डिजाइन अलग रहता था, उन पे नक्काशी अलग रहती थी, उन पे तहरीर अलग रहती थी, उन पर कुन किए जाने तहरीर, उनके जो शक्लें उतारी जाती अलग रहती थी। तो सिक्कों से भी हमको उस दौर के बादशाह के बारे में, उस दौर की सियासी हालत के बारे में, उस दौर की समाजी हालत के बारे में, उस दौर की माशी हालत के बारे में मालूमात होती है। उसके बाद उन तहरीरों के बाद सिक्कों के बाद आते हैं कदीम इमारतों से भी हमको उस दौर की तारीख को पढ़ने में काफी हद तक मदद मिलती है। यूं समझिए सारा दारोमदार तारीख का सारा दारोमदार जो है कदीम इमारतों पर ही मुनस्सिर है। और कदीम इमारतों, उनके जो इस्तेमाल की हुई अशिया है, उनके इस्तेमाल किए हुए हथियार है, ये उनके जो महल वगैरह है, उन जो तामीरात कर रही थी, उन कदीम इमारतों से भी हमको सारी मालूमात हासिल होती है। तो ये जो दो अदबी माखज़ और आसार कदीमा के माखज़ जो है कदीम और वस्ती तारीख हिंद के माखज़ों में बड़ी अहमियत रखते हैं। इस तरह से आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है।